नमस्कार, आपका स्वागत है कृषि दर्शन में। आपके साथ मैं राशिद हूं। दोस्तों, आज शुक्रवार है और शुक्रवार के दिन हम आपको आपके पसंदीदा कार्यक्रम आपकी चिट्ठी से रूबरू कराते हैं। देश के दूर दराज के इलाकों से बहुत सारे खत हमें मिले हैं, जिसमें कर्नाटका, सहारनपुर, छत्तीसगढ़ और भी तमाम जगहें शामिल हैं, जिन पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे अपने विशेषज्ञ के साथ। लेकिन जैसा कि हमारी परंपरा है, मौसम के मिजाज पर एक नज़र डालेंगे, क्योंकि मौसम का मिजाज इन दिनों बहुत महत्वपूर्ण हो चला है किसानों के लिए, खेती के लिए, क्योंकि सामान्य से कम वर्षा देश के हर कोने में देखी जा रही है। और साथ ही साथ कमोडिटी की हम जानकारी हासिल करेंगे। लेकिन पहले एक नज़र खबरें खेती की पर। आंवला आधारित बागवानी चारागाह से भूमि संरक्षण, मुर्गी पालन से बेहतर आय के लिए वन राजा, अनार पैकिंग की श्रिंक तकनीक, सफेद प्याज की नई किस्म भीमा शुभा और झींगा से बनाए मूल्यवर्धित उत्पाद। नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। मैं हूं शीला मिश्रा और अब खबरें विस्तार से। मध्य भारत के अर्धशुष्क इलाके के किसान खेती के लिए अनुपयुक्त जमीन में आंवला आधारित बागवानी चारागाह लगाकर खेत से अधिक आमदनी हासिल कर सकते हैं। इसके साथ ही मृदा और जल का संरक्षण भी होता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के झांसी स्थित भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने मध्य भारत के कम बारिश वाले इलाकों में अनुपयुक्त जमीन के उपयोग की आसान तकनीक विकसित की है। इन इलाकों में भूमि पथरीली है और मृदा अपरदन एक प्रमुख समस्या है। अगर ऐसी भूमि में आंवला आधारित बागवानी चारागाह स्थापित किया जाए तो किसान अच्छी आमदनी ले सकते हैं। इस तकनीक में आंवला के पौधे 8 गुना 8 मीटर की दूरी पर स्थापित किए गए और उनके बीच अंजन और स्टीलो घास लगाई गई। इस व्यवस्था से आने वाले सालों में लगातार भूमि के पोषक तत्वों और नमी के स्तर में सुधार हुआ है। इस तकनीक से पहले ही साल में घास से चारे का अच्छा उत्पादन मिलने लगा, जबकि चौथे से 7वें साल तक आंवले का भी लगातार भरपूर उत्पादन लिया गया। पहाड़ी और द्वीपीय इलाकों में किसान घर के पिछवाड़े मुर्गी पालन से अच्छी आमदनी ले सकते हैं। बेहतर आय के लिए अब मांस और अंडा देने वाली मुर्गी की वनराजा नस्ल किसानों के लिए उपलब्ध है। हैदराबाद स्थित कुक्कुट अनुसंधान निदेशालय के वैज्ञानिकों ने ग्रामीण किसानों के लिए दोहरे फायदे वाली मुर्गी की नस्ल वनराजा जारी की है। वनराजा नस्ल भारत के पहाड़ी इलाकों, उत्तर पूर्वी राज्यों और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मुर्गी पालन करने वाले किसानों के बीच काफी लोकप्रिय हो रही है। वैज्ञानिकों ने पूरे देश में लगभग 19.84 लाख वनराजा जर्म प्लाज्म बांटे हैं। मुर्गी की ये नस्ल 12 हफ्तों में लगभग 2 किलोग्राम वजन की हो जाती है तथा साल में औसतन 100 से 110 अंडे देती हैं। इस तरह घर के पिछवाड़े मुर्गी पालन करने वाला एक किसान इस नस्ल से एक मुर्गे पर लगभग 100 रुपए और एक मुर्गी पर लगभग 325 रुपए का शुद्ध लाभ ले सकता है। अनार के फलों की गुणवत्ता के साथ ताजगी बनाए रखने के लिए पैकिंग की नई श्रिंक रैप तकनीक से फलों को तुड़ाई के बाद कम नुकसान होगा और किसानों का लाभ होगा। हिमाचल प्रदेश में अनार की फसल किसानों के बीच एक अच्छी नकदी फसल के रूप में लोकप्रिय है। अनार के फलों को ज्यादा समय तक ताज़ा बनाए रखने के लिए पैकेजिंग की एक नई श्रिंक रैप तकनीक का विकास किया गया है। इसे नई दिल्ली के भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान और कुल्लू के डॉक्टर वाईएस परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय ने विकसित किया है। इस तकनीक से 1 किलोग्राम फलों की पैकिंग करने में लगभग 80 पैसे से 1 रुपए तक का खर्च आता है। श्रिंक रैपिंग से पैक किए गए फलों से सामान्य तरीके से पैक किए गए फलों के मुकाबले ज्यादा रस निकलता है। इस तकनीक में श्रिंक फिल्म को मशीन की सहायता से फलों पर लपेटा जाता है। अनार की बागवानी करने वाले किसान इस तकनीक से अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। महाराष्ट्र के वर्षा आश्रित विदर्भ क्षेत्र के किसानों के लिए प्याज की नई किस्म फायदेमंद साबित हो रही है। इस किस्म का नाम भीमा शुभा है और यह पारंपरिक किस्मों के मुकाबले अधिक और बेहतर क्वालिटी की उपज दे रही है।
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत कार्यरत राजगुरु नगर स्थित प्याज और लहसुन अनुसंधान निदेशालय ने प्याज की एक नवीन किस्म भीमा शुभ्रा विकसित की है। भीमा शुभ्रा प्याज की एक सफेद किस्म है जो इस क्षेत्र में ज्यादा पसंद की जाती है और बाजार में इसका दाम भी अच्छा मिलता है। इस किस्म की सिफारिश खरीफ और पछेती खरीफ में बोने के लिए की गई है। भीमा शुभ्रा की फसल खरीफ में रोपाई के 110 से 115 दिन बाद तथा पछेती खरीफ में रोपाई के 120 से 103 दिन बाद तैयार हो जाती है। परीक्षणों में पाया गया है कि 1 एकड़ में इस किस्म से लगभग 20 टन अच्छी क्वालिटी वाली प्याज की उपज ली जा सकती है। तटीय इलाकों के किसान और ग्रामीण महिलाएं अब झींगा से मूल्यवर्धित उत्पाद बना सकती हैं। यह उत्पाद प्रोटीन से भरपूर होने के साथ किसानों को अतिरिक्त आमदनी भी दे रहा है। कोच्चि स्थित केंद्रीय मात्स्यिकी प्रौद्योगिकी संस्थान CIFT की कुछ युवा महिला व्यवसायियों ने झींगा से मूल्यवर्धित उत्पादन बनाना शुरू किया है। ये उत्पाद सामान्य कुरकुरी नमकीन जैसा है जिसे पैक करके काफी समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। झींगा के फ्लेवर के साथ तैयार होने वाला स्नैक्स स्वाद में बेहतर होने के साथ प्रोटीन और अमीनो एसिड से भरपूर है। इस तरह ये उत्पाद स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी है। भारत में झींगा आधारित मूल्यवर्धित उत्पादों के लिए काफी संभावनाएं मौजूद हैं। तटीय इलाकों के किसान और महिला व्यवसायी छोटे स्तर पर ऐसे मूल्यवर्धित उत्पादों से अतिरिक्त आमदनी कर सकते हैं। CIFT द्वारा इस तकनीक व्यवसायीकरण के लिए गहन प्रयास किए जा रहे हैं। खेती की खबरों में आज इतना ही। कृषि दर्शन कार्यक्रम में और अधिक रोचक तथा ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए देखते रहिए कृषि दर्शन। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। कार्यक्रम की शुरुआत में जैसा मैंने जिक्र किया कि इन दिनों मौसम का मिजाज बहुत महत्वपूर्ण बना हुआ है। हर तरफ बारिश कम है अनुमान से, और हमारे मौसम विभाग के विशेषज्ञ ने एक पूर्वानुमान जाहिर किया है। इसके मद्देनजर प्रायद्वीप क्षेत्र, मध्य भारत, राजस्थान, गुजरात में किस तरह से बारिश हो सकती है और उसके मुताबिक क्या क्या फसलें लगाई जा सकती हैं, इस पर हम खास आपको अपना ये कार्यक्रम दिखाएंगे। तो आइए देखते हैं हमारी खास रिपोर्ट। आने वाले दिनों में मानसून की सक्रियता मध्य भारत के ऊपर बढ़ेगा। जहां बरसात हो रहा है वहां बरसात अगले 5 से 8 दिन जारी रहेगा और इसी के साथ अगले 10 दिनों तक उत्तर प्रदेश के ऊपर, बिहार के ऊपर और इससे सटे हुए मैदानी भागों के ऊपर भी सक्रियता बढ़ेगी बरसात की, क्योंकि अभी बरसात बहुत कम हो रहा है उत्तर प्रदेश और इस पश्चिमी भारत के ऊपर। इसलिए यहाँ के किसानों को इस समय जो सबसे बड़ी आवश्यकता है बरसात से मिलने वाले पानी की। जिन भाई किसानों ने धान लगा चुके हों उन किसान भाइयों को ये मैं सलाह देना चाहूँगा कि वैसी स्थिति में किसान भाई अपने खेत में पानी को खड़ी न रखें, ज़्यादा भरी हुई अवस्था में न रखें, जिससे कि बहुत बीमारी और कीटों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा किसान भाई ये करें कि धान की जगह अन्य फसलें जैसे ग्वार, ज्वार, बाजरा, लोबिया, मूंगफली, सूरजमुखी, अरहर ऐसी फसलों की खेती करें
जो कि कम समय में और कम पानी की ज़रूरत के हिसाब से आसानी से किया जा सके। तो दोस्तों, स्टूडियो में आज मौजूद रहेंगे डॉक्टर BS तोमर, प्रधान कृषि वैज्ञानिक हैं। आपके प्रश्नों के, आपकी जिज्ञासाओं के समाधान देते हुए नजर आएंगे और आपके बिहाफ पर उनसे प्रश्न करेंगी हमारी सहयोगी अंजू सिंह। नमस्कार, आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपकी चिट्ठी एवं आपका ईमेल में आपका स्वागत है। आज शुक्रवार है, जैसा कि आप जानते हैं कि आज के दिन हम आपके लिए आपके द्वारा भेजे गए पत्रों एवं ईमेल का जवाब वैज्ञानिकों द्वारा आप तक पहुंचाते हैं तथा आपकी समस्याओं का समाधान करते हैं। आज आपके पत्रों के जवाब देने के लिए हमारे साथ भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर BS तोमर मौजूद हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। तो चलिए चिट्ठियों का सिलसिला शुरू करते हैं और शुरुआत करते हैं जो पत्र हमारे पास आया छत्तीसगढ़ से, और भुवन दास ने ये पत्र लिखा है हमें। इनका कहना है कि सोयाबीन के पत्तों को कीड़े काट काट कर बर्बाद कर रहे हैं, उसमें छेद होते जा रहे हैं, तो इसके नियंत्रण हेतु इन्हें क्या करना चाहिए, कृपया जानकारी दीजिए। देखिए भुवन दास जी, आपने अगर सोयाबीन की खेती पिछले वर्षों से भी कर रहे हैं तो आपको ये अनुभव होगा कि इस अवस्था पर बहुत सारे कीड़े पत्तियों को नुकसान सामान्यतः करते हैं। और ये कीड़े एक अकेला कीड़ा नहीं होता, ये एक कीड़ों का समूह होता है जो पत्तियों को नुकसान पहुंचा करके उनकी मात्रा को कम करता है। उनको अंग्रेजी में लीफ डिफोलिएटर बोलते हैं। इससे बचाव के लिए जब भी बुआई करें तो आप उसको बीज को उपचारित करें, और उपचारित करने के लिए आप इमिडा नामक एक कीटनाशक है, इसकी 2 ml दवाई जो है प्रति किलोग्राम बीज के दर से बीज में मिला करके उसको उपचारित करके बुआई करें। एक तो ऐसा करने से आपकी प्रारंभिक अवस्था में जो पत्तियों को ये कीड़े नुकसान पहुंचाते हैं, आप इसे बचा सकते हैं। दूसरा, जैसे कि अभी स्थिति खेत में फसल खड़ी हुई है, ऐसी अवस्था में आपको इन कीड़ों से बचाव के लिए किसी भी जो सिस्टमिक कीटनाशक है उसका छिड़काव करने की आवश्यकता है। आप इसमें थायोमिथोक्सोम का इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप इमिडाक्लोरोपिड का जो 18.7 SL का कीटनाशक उपलब्ध है बाजार में, उसको आप छिड़काव के लिए इस्तेमाल में ला सकते हैं। जी, तो आप समझ गए होंगे कि कौन से कीटनाशक है जिनका इस्तेमाल कर आप इस समस्या से निजात पा सकते हैं। एक दूसरा पत्र आया है हमारे पास मध्य प्रदेश खंडवा से जगन्नाथ पटेल और उनके अन्य सहयोगियों ने ये प्रश्न किया है। इनका कहना है कि अल्प वर्षा की स्थिति में हम किसान क्या करें, इस स्थिति में किस तरह की खेती की जाए ताकि कम सिंचाई में भी पैदावार अच्छी हो। देखिए, मौसम की जो स्थिति है इस बार विशेष रूप से उत्तर भारत और मध्य भारत में कम वर्षा होने की संभावना है, जैसा कि हमारे मौसम विभाग की जो भविष्यवाणी हो रही है या सूचना मिल रही है। तो ऐसी स्थिति में हमारे किसान भाइयों के सामने बड़ी चुनौती होती है कि कौन सी फसल लगाएं। जैसे कि अभी आज हम जुलाई के मध्य में चल रहे हैं, ऐसी अवस्था में बहुत सारी फसलों की वर्षा न होने के कारण समय से बिजाई या रोपाई होने में कठिनाई का सामना हमारे किसान भाई कर रहे हैं। ऐसी अवस्था में 3-4 ऑप्शन किसान भाइयों के सामने हैं। एक तो आप ऐसी फसलों का चयन करें जिसमें पानी की मात्रा की कम आवश्यकता होती है या उनमें बार बार पानी देने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे दलहनी फसलों में आप उड़द हैं, मूंग हैं, इन 2 फसलों की आप बिजाई कर सकते हैं और इनकी बिजाई जुलाई के अंतिम सप्ताह तक किसान भाई अपने खेतों में कर सकते हैं। दूसरी जो समूह है जिसमें माइनर मिलेट्स होते हैं, जिसमें बाजरा प्रमुख है, बाजरे की बिजाई भी हमारे किसान भाई जुलाई के अंत तक कर सकते हैं। उसमें संकर किस्में या जो भी सुधरी हुई किस्में हैं उनको इस्तेमाल में ला सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर आपके क्षेत्र में या आपकी रुचि बागवानी फसलों में है, जैसे सब्जी फसलें हैं, तो आप लौकी, तुरई या चिचिंडा आदि को हिल चैनल विधि के माध्यम से लगा सकते हैं। इस विधि में नालियां बनाई जाती हैं और पौधों को नालियों के एक मेड़ के ऊपर लगाया जाता है। इससे पानी की मात्रा में काफ़ी कमी हो जाती है और कम सिंचाई की व्यवस्था पर भी हम अच्छी सब्जी की फसल को उगा सकते हैं। इस प्रकार से आप ये चारे की भी आप फसल ले सकते हैं, जैसे ज्वार का है या लोबिया है, एक दलहनी फसल है, ग्वार है, इनको आप चारे के रूप में अपने खेतों में बिजाई कर सकते हैं।
अल्प सिंचाई की अवस्था में या अल्प वर्षा की अवस्था में, अगर आपके पास सिंचाई की व्यवस्था उतनी मजबूत नहीं है। तो इस प्रकार से इन फसलों को आप चयन करके उनकी अच्छी किस्मों को लेकर के बिजाई कर सकते हैं, ताकि आपको उनसे अच्छी उपज प्राप्त की जा सके। चलिए, तो आप समझ गए होंगे कि अगर वर्षा कम होती है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। किस तरह की खेती आप कर सकते हैं, कैसे आप इसका पूरा लाभ उठा सकते हैं, तमाम जानकारी हमारे मेहमान ने दी। एक और सवाल है भुवन दास जाखड़े ने, जो कि छत्तीसगढ़ से, जिन्होंने पहला प्रश्न किया था। उनका कहना है कि मिर्च, टमाटर और बैंगन की खेती करना चाहते हैं, तो इसके लिए उन्नत बीज, खाद, खेती की तैयारी वो किस तरह से करें, क्या जानकारी देना चाहेंगे? देखिए भुवन दास जी, आप मिर्ची, टमाटर और बैगन, ये तीनों ऐसी फसलें हैं जिनकी पौध तैयार करके रोपाई की जाती है। तो इनमें पहली बात तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि आप सुधरी हुई उन्नतशील प्रजातियों का इस्तेमाल करें। अगर आपके क्षेत्र में संकर किस्मों के बीज उपलब्ध हैं तो संकर बीजों का इस्तेमाल करें। इसमें जो हमारी सुधरी हुई किस्में हैं, छत्तीसगढ़ के लिए एक ज्वार मिर्च 219 है, इसको आप लगा सकते हैं मिर्च के लिए, या एक पूसा ज्वाला किस्म है, इसकी भी आप रोपाई के लिए इसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। पंत C1 है, इस प्रकार से मुसलवाड़ी है, भाग्य लक्ष्मी है, कई ऐसी किस्में हैं जो हमारे सरकारी संस्थानों, कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा विकसित की गई हैं। इनका बीज आप बिजाई के लिए इस्तेमाल में ला सकते हैं। इसी प्रकार से आप जो टमाटर है उसमें संकर किस्मों के साथ साथ सामान्य किस्में भी हैं, जिसमें पूसा रूबी है, पूसा रोहिणी है, पूसा अर्ली ड्वार्फ है, और इस प्रकार से IIHR एक बेंगलोर में संस्थान है, उसकी भी कई सारी किस्में विकसित की गई हैं जिनको आप बिजाई के लिए इस्तेमाल में ला सकते हैं। अब बैगन में भी इसी प्रकार से हमारी सामान्य किस्में हैं, संकर किस्में हैं। आप इनको अपनी स्थानीय आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, अपनी स्थानीय बाजार को ध्यान में रखते हुए, अगर आपके स्थानीय बाजार लंबे किस्मों की मांग करते तो आपको लंबी किस्मों लगाने की आवश्यकता है, या गोल बैगन की किस्मों की ज़्यादा मांग है, क्योंकि बैगन को आप बहुत दूर तक भेज नहीं पाते हैं। अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में इसका उत्पादन करते हैं तब तो आप बड़े मार्केट को भी ध्यान में रख के इनका उत्पादन कर सकते हैं। इसमें आपको अच्छी उपज लेने के लिए ध्यान रखने के लिए 2-3 बातें ज़रूरी हैं। एक तो आप ऐसे खेतों का चयन करें जिनमें सिंचाई की व्यवस्था हो, खेत समतल हो, उनमें खरपतवारों की संख्या बहुत ज़्यादा ना आती हो। प्लेवा करें, प्लेवा करके खेत की तैयारी करें, और तकरीबन 15 से 20 दिन पूर्व सड़ी हुई गोबर की खाद या कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट जो भी आपके पास उपलब्ध है उसको प्रचुर मात्रा में मिलाने की आवश्यकता है, ताकि फसलों का उन्नत विकास हो सके और अच्छी उपज हो सके। क्यारियाँ बना करके उसमें एक खरपतवार नाशी को रोपाई से पहले इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसको हम पेंडीमेथिलिन बोलते हैं। बैगन और टमाटर के केस में आप पेंडीमेथिलिन नामक जो खरपतवार नाशी है, इसकी 1 किलोग्राम मात्रा सक्रिय तत्व के आधार पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप मिर्ची की खेती करना चाहते हैं, उसमें नाइट्रोफेन है, उसका 2 किलोग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर की दर से आप छिड़काव करके तब रोपाई करें। इस प्रकार से आपकी जो टमाटर, मिर्च, बैगन की प्रारंभिक फसल की अवस्था है उसमें खरपतवारों का प्रकोप कम हो जाएगा, और बाकी जो हमारे रासायनिक उर्वरक हैं जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है, उनको भी आपको इस्तेमाल करना है। फास्फोरस और पोटास की जो पूरी मात्रा है, यानी कि अगर आप बैगन मिर्ची लगाना चाहते हैं तो उसमें 120 किलोग्राम नत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 30 किलोग्राम म्यूरेट ये पोटास देने की आवश्यकता है। यानी कि फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा आपको रोपाई से पहले या खेत की अंतिम तैयारी के समय मिलानी है, और नत्रजन की जो मात्रा है उसको 3-4 अवस्थाओं में बांट करके आप अगर अपनी फसल में देंगे तो उससे अच्छी बढ़वार होगी और आप अच्छी फसल ले सकते हैं। तो बिल्कुल, अगर आप टमाटर, मिर्ची और बैंगन की खेती करने की सोच रहे हैं तो इन तमाम जानकारियों का आप इस्तेमाल कीजिए और लाभ उठाइए। एक और हमारे पास ईमेल आया है, विवेक सैनी है। इनका कहना है कि इनके पॉपुलर के जो पेड़ हैं वो सूख रहे हैं, तो इन्हें सूखने से बचाने के लिए क्या उपाय किया जाए? देखिए विवेक जी, आपके पॉपुलर में 2 प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं। या तो आपके पॉपुलर के जो पेड़ हैं उनके जड़ क्षेत्र में दीमकों का प्रकोप है, इसकी आप निश्चित कर सकते हैं। आप पौधों की खुदाई करें थोड़ा आसपास में, और आपको उसमें अगर ये जो दीमके हैं उनके वर्कर्स आपको नज़र आते हैं तो आप निश्चित रूप से मान लीजिए कि ये पौधे सूखने का जो कारण है उसमें दीमक के प्रकोप का प्रमुख भागीदारी है। दूसरी जो अवस्था हो सकती है वो हो सकती है फफूंद के रोगों का आगमन। इसमें भी विल्ट नामक एक उकटा रोग आने की भी संभावना रहती है।
और ये फफूंद का रोग है। इस फफूंद के रोग से भी पौधे सूख जाते हैं। उसमें फ़र्क इतना होता है कि दीमक से ग्रसित पौधे धीरे धीरे सूखते हैं और एकदम से आपको दिखाई देगा कि पौधा मुरझा गया है। और इसके अंदर जब ये उकटा रोग आता है, उकटा रोग में पौधा सूख जाता है और उसकी पत्तियां तनी हुई रहती हैं। इस प्रकार से अगर ये लक्षण आपके पौधों में हैं तो आपको इनका उपाय करने की आवश्यकता है। अगर दीमक का प्रकोप है तो किसान भाई, सैनी साहब, आप अपने खेत में क्लोरोपाइरोफास नामक एक कीटनाशक है जो 20 EC की मात्रा में मिलता है। इसकी जो है 5 मिलीलीटर दवाई प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना लें और घोल बना करके पौधों के चारों तरफ दे दें, लगा दें और इसको जो है 3-4 महीने में आप इसकी दोबारा पुनरावृत्ति कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगर फफूंद रोग के लक्षण हैं, इसकी रोकथाम के लिए आप एमासिन नामक एक फफूंदनाशी है, उसकी 2 मिलीलीटर दवाई प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके आप उसका ड्रंचिंग कर सकते हैं, गीला कर सकते हैं, ताकि इस फफूंद का प्रकोप कम किया जा सके। और जो स्वस्थ पौधे बचे हुए हैं, आपका फर्दर आगे से इसमें किसी प्रकार का इन दोनों अवस्थाओं से या कीड़ों से, यानी कि दीमक और जो फफूंद है, उससे बचाव किया जा सकता है। तीसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि आप अपने खेत में सफाई रखें, उसके आसपास में कूड़ा इकट्ठा ना होने दें, या कई बार फसलों के अवशेष या जो आपकी छटाई करते हैं उनको खेत में डाल देते हैं। इस प्रकार से भी खेत में दीमकों को आकर्षित करती हैं ये अवस्थाएं और इससे फसल में नुकसान होने की संभावना बढ़ जाती है। अगर आप इन तीनों अवस्थाओं को बात ध्यान में रखेंगे तो निश्चित रूप से आपके जो पॉपुलर के पेड़ हैं उनमें इस समस्या से बचा जा सकता है। जी, अगला ईमेल हमारे पास आया है राजस्थान के अजमेर से। शिवराज शर्मा है, इनका कहना है कि इनके पास 2 बीघा ज़मीन है और इसमें वो बागवानी करना चाहते हैं। तो इनका पहला सवाल ये है कि क्या इसके लिए उन्हें सब्सिडी मिलेगी, और दूसरा ये कि इस क्षेत्र में कौन से फलदार वृक्ष वो लगाएं ताकि इसका लाभ मिले। देखिए शिवराज जी, आपके प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है इस बात के रूप में कि आपके पास छोटी जोत है, आप छोटे किसान हैं, 2 बीघा ज़मीन में आप बागवानी करना चाहते हैं। तो मेरी आपको सलाह रहेगी, आप अगर अपने छोटे क्षेत्रफल में पॉली हाउस लगाएं, इंसेक्ट प्रूफ नेट हाउस लगाएं, या ये जो है वातावरण अनुकूलित हरित गृह का निर्माण करें 1000 मीटर में, तो आप इसके लिए सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि आपका क्षेत्रफल बहुत छोटा है, आपको सब्सिडी लेने में इतनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा कि आपको सब्सिडी लेना मुश्किल हो जाएगा। आप सिंचाई के लिए भी आप सब्सिडी ले सकते हैं, क्योंकि अजमेर के अंदर भी सिंचाई के जल की कमी अक्सर देखी जाती है। तो आप अगर बागवानी करना चाहते हैं तो आप ड्रिप बूंद बूंद सिंचाई पद्धति के लिए ड्रिप सब्सिडी का फ़ायदा ले सकते हैं। और इसके लिए आप अपना अजमेर ज़िला के जो उद्यान अधिकारी हैं उनसे आप संपर्क करें, और उसकी जो हमारी केंद्र सरकार की राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत या राज्य सरकार की जो सूक्ष्म सिंचाई योजनाओं के ऊपर अनेक छूट के कार्यक्रम हैं, सब्सिडी उपलब्ध हैं, उनका आप अपने जिला उद्यान से चर्चा करके फ़ायदा उठा सकते हैं। जहाँ तक बात है आपकी कौन कौन से फलदार वृक्ष आप अजमेर की जो भौगोलिक अवस्था है उसमें लगा सकते हैं, यहाँ पे आप कई प्रकार के ऐसे पौधे लगा सकते हैं जिनसे आप अच्छा उपज ले सकते हैं। जैसे आप आंवला लगा सकते हैं, आप बेल लगा सकते हैं, बेर लगा सकते हैं, करौंदा है, ये कम बढ़ने वाले पौधे हैं। इनको लगा करके आप इनके फल पौष्टिक रूप से बहुत ही पोषण युक्त होते हैं, इनको भी आप लगा सकते हैं और इनकी खेती कर सकते हैं, और आप बागवानी फसलों को अपना करके ज़्यादा छोटी जोत से अच्छी आमदनी ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने किसानों के सवालों के जवाब बहुत ही विस्तार से और बहुत अच्छे तरीके से दिया। उम्मीद है कि किसान भी इसका ज़रूर लाभ उठाएंगे। स्टूडियो में आपका आने के लिए धन्यवाद। और हम तमाम किसान भाइयों से भी कहेंगे कि इसी तरह आप हमें अपने पत्र और ईमेल हम तक पहुंचाते रहें। नमस्कार। जुड़िए हमारे साथ ट्विटर पर twitter.com/कृषिदर्शन-dd, फेसबुक पर facebook.com/कृषिदर्शन-dd, और देखिए कृषि दर्शन अब यूट्यूब पर भी youtube.com/user/कृषिदर्शन-dd। भेजें हमें मेल कृषिदर्शन-dd@gmail.com पर। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049।
तो दोस्तों, आज का कृषि दर्शन आपको कैसा लगा, जिसमें शामिल थी आपकी चिट्ठियां, साथ ही साथ हमारे मौसम विभाग के विशेषज्ञ की राय, पूर्वानुमान, हमें जरूर बताइएगा। आपके पत्रों का, प्रतिक्रियाओं का, चिट्ठियों का हमें इंतजार रहता है। हमारा पता आपके पास है ही। आप चाहें तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं और चाहें तो फेसबुक या ट्विटर पर हमसे संपर्क साध सकते हैं। और साथ ही साथ इस कार्यक्रम को देखने की यदि आपकी मंशा दोबारा से हो तो हम YouTube पर भी आपके लिए उपलब्ध हैं। तो इस उम्मीद और भरोसे के साथ भारत के अंदर मानसून एक बार फिर से गति पकड़ेगा, किसानों को सुकून मिलेगा, खेत हमारे फिर से लहराएंगे। हम आपसे अनुमति लेते हैं पूरी टीम के साथ। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। नमस्कार।